हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीसैट मैथ्स में एवरेज चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एवरेज कहें या मीन कहें या अर्थमेटिक मीन कहें, तीनों का मीनिंग क्या है, एक जैसा है। एवरेज को हिंदी में हम लोग बोलते हैं औसत, इसको बोलते हैं माध्य और इसे बोलते हैं समानांतर माध्य। ठीक है, तो तीनों का मीनिंग क्या है, एक ही है। क्वेश्चन में एवरेज कहा जाए तब भी वैसे ही सॉल्व होगा, मीन कहा जाए तब भी सॉल्व होगा और अर्थमेटिक मीन कहा जाए तब भी वैसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, आगे चलकर हम स्टैटिक्स में पढ़ेंगे कि मीन वैसे बेसिकली तीन तरीके के होते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ठीक है, फिलहाल अगर सिर्फ मीन लिखा है तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, अर्थमेटिक मीन ही कंसीडर करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, सर एवरेज होता क्या है। तो देखिए, एवरेज के बारे में कहा जाता है कि एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिंदी में कह सकते हैं कि जो औसत है, जो एवरेज है, वो कहीं ना कहीं पदों का योग और पदों की संख्या पर निर्भर करता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, एवरेज का बेसिक फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या एवरेज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखिए, अगर बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, एवरेज में, एवरेज हो या मीन हो, ये कहाँ से डिराइव हुआ। तो सबसे पहले आप ये समझें कि कहीं ना कहीं एवरेज में अगर हमें कोई ट्रिक बनानी है तो हमें एपी समझना ज़रूरी है। एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी के बारे में अगर हम लोग समझें कि एपी क्या है सर, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता था, आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट टर्म ए, दूसरा टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और इस तरीके से कहीं ना कहीं ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका क्या होता था, लास्ट टर्म होता था एपी का। ठीक है, देखो एवरेज में दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो औसत वाले और एक नंबर सिस्टम के भी। तो नंबर सिस्टम के भी सवाल हम यहीं पे समझ लेंगे। तो यहाँ पर जो पहला टर्म है ए है, ए प्लस डी क्या है हमारा दूसरा टर्म है। अब हम जो एवरेज की ट्रिक बनाते हैं, अगर हमें एवरेज की ट्रिक देखनी है कि सर कैसे होता है, तो एवरेज इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 हम एवरेज निकाल सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन बेस्ड है। ये ट्रिक कब काम करेगी, इस ट्रिक को ये ट्रिक तब काम करेगी इफ़ यदि डिफरेंस इन टर्म इज इक्वल। कहने का मतलब हुआ कि अगर पदों में अंतर समान हो तो हम इस औसत की ट्रिक को लगा सकते हैं, औसत बराबर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। और ये हम समझते हैं कि डिफरेंस इन टर्म एपी में ही इक्वल होता है, क्योंकि एपी में ही हमें क्या मिलता है, डी मिलता है। तो अगर कोई भी सीरीज एपी है, डिफरेंस इन टर्म पदों में अंतर उसका समान है, तो हम वहाँ पर एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पर समझनी होगी कि सर अगर मान लीजिए क्वेश्चन एवरेज ना पूछ करके हमसे सम पूछ रहा है। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, पहले इंट्रो समझ रहे हैं कि अगर हमसे सम पूछ रहा है तो हम ये जानते हैं कि एवरेज इक्वल टू होता है सम अपॉन नंबर। तो यहाँ से अगर हम सम निकालें तो सम इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एवरेज में नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू एन। कभी कभी एन हमें डायरेक्ट पता होता है, जैसे उसने कहा कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, तो एन हमें पता है। लेकिन अगर बाई चांस अगर एन नहीं पता है तो उस सिचुएशन में देखिए, एवरेज का कॉन्सेप्ट आपने लिखा कि सर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये पहला फॉर्मेट है एवरेज के लिए। दूसरा फॉर्मेट है कि अगर हमें कहीं पर n निकालना हो तो ये लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई, यहाँ पर होता है डिफरेंस इन टर्म, और प्लस 1। ठीक है,
तो यहाँ से हम n भी पता कर सकते हो। अगर n पता चल जाएगा तो हमें सम भी आ जाएगा, क्योंकि सम बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू n, क्योंकि एवरेज का हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, एवरेज इक्वल टू होता है सम अपॉन नंबर। तो यहाँ से चौथा फॉर्मूला हम बना सकते हैं, सम इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर। ये बात तो समझ में आ गई सर। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है, नंबर्स की जानकारी होना ज़रूरी है कि नंबर्स कौन कौन सी होती हैं, वो भी हमें जानकारी होना चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चंस में आसानी से पता कर पाएंगे कि डिफरेंस कितना चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा नंबर्स का इंट्रो देख लेते हैं। देखिए वैसे तो हमारे एग्जाम में जो बेसिकली क्वेश्चन आता है वो होल नंबर या नेचुरल नंबर पे बेस्ड होता है। तो देखिए होल नंबर क्या होती हैं सर, होल नंबर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं, और ये स्टार्ट होती 0 0 1 2 3 इस तरीके से होती हैं। इनके बीच डिफरेंस कितना चलता है, 1 का, इसलिए यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1 का है। तो हम इस क्वेश्चन में भी अपनी ट्रिक यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नेचुरल नंबर से आ जाए, नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं सर क्या होती हैं, नेचुरल नंबर क्या होती हैं, दे स्टार्टेड फ्रॉम 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि डिफरेंस जो अंतर है वो कितना है, 1 है, इसलिए यहाँ भी ये ट्रिक एवरेज की यूज हो जाएगी। तीसरा हमारे पास होता है इवन नंबर, जिसको हम बोलते हैं सम संख्या। तो सम संख्याएं सर क्या होती हैं, ये 2 से स्टार्ट होती हैं, 2 4 6 इस तरीके से। इनके बारे में देखा जाए तो यहाँ भी डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है, लेकिन डिफरेंस इक्वल है, ये अच्छी बात है। अगर मान लीजिए कोई ऑड नंबर है, विषम संख्या है, जो विषम संख्याएं होती है वो 1 से शुरू होती है, 1 3 5 7 इस तरीके से। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि डिफरेंस कितना है, 2 है, तो इसमें भी हमारा एवरेज की ट्रिक काम करेगी। ठीक है, तो इन 4 चीज़ों में होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर में हमारी डिफरेंस की ट्रिक काम कर जाती है। एक और जगह पे काम कर सकते हैं एम को बोलते हैं मल्टीपल नंबर। जैसे गुणज संख्या हो, जैसे गुणज संख्या मान लीजिए हमने आपसे कहा 6 का मल्टीपल, तो 6 का मल्टीपल मतलब 6 की टेबल। ठीक है, हम आपसे कह रहे हैं 9 का मल्टीपल, तो 9 18 27 इस तरीके से। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं अगर 6 का मल्टीपल है तो डिफरेंस कितना होगा, 6 होगा सर, इक्वल है सब में। यहाँ भी देख सकते हैं आपका डिफरेंस कितना है, सेम है, 9 है। तो मल्टीपल नंबर के बारे में आपको जानकारी हो गई। ठीक है, तो ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एवरेज की इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब कुछ ऐसी भी नंबर्स होती हैं जो इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करती, डिफरेंस नहीं बनाती, जैसे कि आपकी प्राइम नंबर, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं सर क्या होती हैं, 2 से स्टार्ट होती हैं, 2 3 5 7 11। इनके बारे में कहा जाता है इट्स सेल्फ डिवाइडेड होती हैं, इट्स सेल्फ डिवाइडेड होती हैं, मतलब स्वयं से कटती हैं या फिर 1 से कटती हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। इसमें अंतर समान नहीं है, इसलिए इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। और अभाज्य संख्या जब हम समझ रहे हैं तो ये भी समझें कि कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं क्या होती हैं सर, ये स्टार्ट होती हैं 4 से, 4 6 8 9 10 इस तरीके से। इसके बारे में कह सकते हैं एक लाइन में कि डिवाइडेड बाई एनी अदर नंबर, एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1, 1 के अलावा किसी और संख्या से भी अगर ये कट रही हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं बनते हैं। तो इस तरीके से कम हमें इतनी नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन से समझते हैं कि क्वेश्चन किस नेचर के यहाँ पे बनते हैं। तो सबसे पहला टाइप हम लोग करेंगे टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है फाइंड एवरेज एंड सम। 2 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, एवरेज भी देख रहे हैं, साथ में सम भी देख रहे हैं। सम का जो क्वेश्चन है वो हमारा कहाँ में बनता है, नंबर सिस्टम में बनता है। तो फाइंड एवरेज एंड सम ऑफ फर्स्ट
50 होल नंबर्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करना है, तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले हम एवरेज निकालना चाहते हैं क्योंकि टॉपिक हमारा एवरेज ही है। तो एवरेज, अब होल नंबर सभी अभी हमने बताई कि वहाँ डिफरेंस क्या है, सेम है, 0 1 2 3 इस तरीके से होती हैं। तो आप पहली होल नंबर क्या हो जाएगी, 0। हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, तो पहली नंबर हो जाएगी 0। अब यहाँ गलती भी होती है, ये क्वेश्चन इसीलिए ज़्यादा मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर 50 होल नंबर का मतलब लोग समझते हैं कि 0 + 50/2, लेकिन ऐसा नहीं है। 50th पोजीशन पे जो नंबर आएगी वो 49 आएगी, इसलिए 0 + 49/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 24.5। तो एवरेज हमारा हो गया 24.5। अब हम अगर इसमें सम निकालना चाहते हैं सेकेंड पार्ट, तो सम इक्वल टू होता है सर एवरेज इंटू नंबर। तो सबसे पहले तो हम एवरेज रख दें। देखिए पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन को आपस में रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम एवरेज यहाँ पर निकालेंगे कैसे, अपनी ट्रिक से, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म भी हैं कितने, 50 संख्याएँ। एन हमें पता है, सिंप्लीफाई करेंगे 25, मल्टीप्लाई करिए 25 9 जा 225, 25 4 जा 100 और 22, तो ये हमारा एवरेज का क्या हो जाएगा, सम, योगफल हो जाएगा 1225 और औसत कितना हो जाएगा 24.5। नोट कर लीजिए। अब अगर यहीं पर क्वेश्चन हो जाए फाइंड एवरेज एंड सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, अगर क्वेश्चन में हो कि नेचुरल नंबर का निकालें तब कैसे निकालेंगे। देखिए सोल्यूशन भाई, सबसे पहले एवरेज निकालेंगे। अब एवरेज के लिए नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है सर, 1 से स्टार्ट होती है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहली नंबर फर्स्ट 1 और लास्ट नंबर होगी 50 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ इसकी वैल्यू आ जाएगी एवरेज की 25.5। अगर हम इस क्वेश्चन में सम निकालना चाहते हैं तो सम इक्वल टू होता है भाई एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। तो एवरेज हमारे पास आया 1 + 50/2 और मल्टीप्लाई बाय नंबर करेंगे तो नंबर हमारे पास कितनी है 50, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे 25, 51 × 25, 25 1 जा 25, कैरी आएगा 2, 25 5 जा 125 + 2 127, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1275। ठीक है, नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एवरेज एंड सम ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 to 50, 1 से 50 के बीच में हमें सम संख्याओं का औसत और योगफल बताना है। तो इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे होगा, देखिए सबसे पहले हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म। अब यहाँ समझने वाली बात है कि इवन नंबर स्टार्ट कहाँ से होती है, हमने आपको सिखाया कि 2 से स्टार्ट होती है, तो पहली इवन नंबर हो जाएगी सर 2। अच्छा, लास्ट वाली जो है वो 50 नहीं ले सकते सर, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ बिटवीन, तो बिटवीन का मतलब होता है बीच में, तो 1 और 50 के बीच में लेना है। तो 50 से पहले की जो इवन नंबर है वो कौन सी है सर, 48 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से 50/2 दैट इज़ हमारा एवरेज हो जाएगा 25। अगर हम यहाँ पे सम की बात कर रहे हैं तो सम इक्वल टू होता है एवरेज इंटू नंबर। तो यहाँ पर हम एवरेज देख रहे हैं इसका 2 + 48 फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। अब यहाँ एक बात समझिए, n हमें नहीं पता, तो n के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट लिया है, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन टर्म, और उसमें कितना ऐड करते हैं आप +1। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करेंगे। लास्ट नंबर हमारे पास 48 है, फर्स्ट नंबर 2 है, डिवाइडेड बाई, चूँकि इवन नंबर में डिफरेंस कितना होता है, 2 का होता है, इसलिए डिवाइडेड बाई 2 और इसमें हम +1 करेंगे। सिंप्लीफाई करिए, यहाँ से 50/2 इसकी वैल्यू 25 इंटू, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे 46 डिवाइडेड बाई 2 23 + 1 24, मल्टीप्लाई करिए 25 4 जा 100 10 25 2 जा 50 + 10 600। ठीक है, तो
तो ये हम पढ़ रहे हैं बिना फॉर्मूले के सम और एवरेज निकालना, नोट कर लीजिए। सपोज क्वेश्चन हमारे पास होता क्वेश्चन नंबर 4 कि यहाँ पर इवन नंबर ना करके वो क्या पूछ लेता है हमसे, ऑड नंबर, विषम संख्याओं 1 से 50 के बीच में। और मान लीजिए अगर हम बिटवीन भी हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, फाइंड एवरेज एंड सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 100। मतलब हिंदी में कह सकते हैं इस क्वेश्चन को कि 1 से 50 तक सभी विषम संख्याओं का औसत और योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे सोल्यूशन होगा हमारा। सबसे पहले हम एवरेज की बात करेंगे। एवरेज इक्वल टू सर क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए यहाँ बिटवीन नहीं लगा है, जब बिटवीन नहीं लगा है तो पहली नंबर कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से, तो पहली ऑड नंबर भी 1 होती है। अच्छा लास्ट जो है 50 इसलिए नहीं क्योंकि 50 तो इवन नंबर है, तो उससे पहले जो ऑड नंबर है वो हमारी 49 है। 1 + 49/2 दैट इज़ 50/2, तो यहाँ से हमारा एवरेज आ जाएगा 25। अब अगर हम इसमें सम निकालना चाहते हैं तो सम कितना हो जाएगा सर, सम होता है एवरेज इंटू नंबर। तो एवरेज हमारे पास कितना है 1 + 49/2, और यहाँ पर भी हमारे पास n नहीं पता है, तो n पता करने का तरीका हमारे पास है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन टर्म +1। तो इस तरीके से हम n निकाल सकते हैं 49 - 1/2 और +1। सिंप्लीफाई करिए, ये 50/2 दैट इज़ 25, और यहाँ से 49 - 1 48/2 24, 24 में 1 ऐड करेंगे 25, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चंस थे जहाँ पर हम ट्रिक अपनी यूज कर सकते थे। अब मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया जाए। अगर टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फाइंड एवरेज एंड सम ऑफ 1 to 30 प्राइम नंबर्स। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हिंदी में क्वेश्चन हो जाएगा 1 से 30 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत और योगफल ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए कोई ट्रिक काम नहीं करने वाली, अब आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा प्राइम नंबर्स को, ठीक है भाई। और इसीलिए ये सवाल बहुत बड़ी नंबर्स का नहीं पूछा जाता है। सोल्यूशन देखिए, अगर हम प्राइम नंबर लिखें 1 to 30, तो पहली प्राइम नंबर होती है सर 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, फिर 17, फिर 19, 23, 29, ठीक है। तो टोटल हम अगर काउंट करें तो कितनी है हमारे पास 10। अब हमें क्या करना है, अगर इसका सम, तो सम तो इसमें आसान है सर, सम क्या हो जाएगा, देखिए सम करने के लिए भी हम लाइन मेथड से इसे ऐड करना आना चाहिए। ऐसे सवालों को लाइन मेथड से कैसे ऐड करते हैं, देखिए 2 + 3 5, 5 + 5 10, 17 18 21 28 37 40 49, 49 का 9 कैरी आएगा 4, 4 इसमें जुड़ेगा, 4 + 1 5 6 7 8 10 12, तो इसका सम आ गया 129। और अगर हम इसका एवरेज निकालना चाहते हैं तो एवरेज इक्वल टू होता है सम अपॉन नंबर दैट इज़ 129, और टोटल नंबर कितनी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12.9, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो हमने ये क्वेश्चन भी देखा कि जहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं था उसे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 3 की।
टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 5 consecutive whole numbers is 200 फाइंड करना है, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। क्या फाइंड करना है हमको? स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अब देखिए हिंदी में क्वेश्चन क्या है। हिंदी में क्वेश्चन है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स इज 200। कहने का मतलब है प्रथम 5 क्रमागत संख्याओं का जो योगफल है, प्रथम 5 क्रमागत पूर्णांक संख्याएं, होल नंबर लिखा है, पूर्णांक संख्याओं का योगफल 200 है, तो सबसे छोटी संख्या बताएं। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ये समझें कि सर कॉन्जिक्यूटिव क्या है। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक टर्म के तुरंत बाद रिपीट हो सेकेंड टर्म। तो यहाँ पर एक बात आप नॉलेज के लिए नोट में समझ लें कि अगर इस क्वेश्चन को आप बेसिक से करना चाहते हैं तो बेसिक में आपको ये जानकारी होना ज़रूरी है कि सर पहला कॉन्जिक्यूटिव टर्म अगर हम इवन और होल नंबर के रिस्पेक्ट में बात करें तो पहला x, दूसरा x+1, तीसरा x+2, इस तरीके से लेट करते हैं। इवन और होल नंबर के, सॉरी इवन नहीं होगा यहाँ पर, नेचुरल और होल नंबर के रिस्पेक्ट में x, x+1, x+2 इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, लेट करते हैं और इसको किसके इक्वल करते हैं, सम के। इन केस मान लीजिए अगर सम नहीं दिया है, इन केस अगर सम नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे सर, एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करके भी सम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर औसत दिया होता तो उसको संख्या से मल्टीप्लाई करते 5 से और क्या आ जाता, सम आ जाता। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, अगर केस आपका इवन और ऑड के लिए लेट करना है तो उस केस में जो आप लेट करते हैं सम और विषम के लिए, पहली संख्या x, दूसरी x+2, x+4 इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर दो का अंतर होता है सम और विषम में, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम के या फिर एवरेज इनटू नंबर के। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ 5 संख्याएं हैं तो 5 बार आप लेट करें, फिर सम के बराबर कराएं, x निकालें और फिर जो पूछा जा रहा है उसे कैलकुलेट करें। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रोसेस है ये। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। सर कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए अगर 5 संख्याएं हैं, हम आपसे कहें कि जैसे हमारे पास 5 उंगलियां हैं तो 5 उंगलियों में आप मिडिल फिंगर बता सकते हैं कि सर 3rd नंबर होगी। ठीक है, 7 में आप बता सकते हैं मिडिल में कौन होगा, 4th होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कॉन्सेप्ट से करते हैं। हमारे पास 5 नंबर है, 1 2 3 4 5। अब हमें पता है कि सर ये मिडिल यहाँ पर होगा, ये 3rd नंबर ही मिडिल नंबर होगी। और आपको ये जानना ज़रूरी है कि सर जो एवरेज होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मिड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, मिड वैल्यू को। एवरेज का मतलब ही होता है मध्य मान, बीच का मान। और बीच का मान कैसे निकालते हैं सर, एवरेज अगर यहाँ निकालने को हमसे कहा जाए तो हमारे पास सम है 200 और कितनी संख्याओं का, 5, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमें पता चल जाएगा कि बीच की संख्या कितनी है, 40। अब हमें ये पता है कि होल नंबर में एक एक नंबर बढ़ती है या फिर एक नंबर क्या होती है, डिक्रीज। तो इस वजह से ये नंबर 41 और ये वाली 42, ये नंबर 39 और ये नंबर हो जाएगी 38। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहने को ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है, 3rd है, ये 4th नंबर होगी और ये 5th नंबर होगी। नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपसे कहा जाए सम ऑफ फर्स्ट 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 350, फाइंड लार्जेस्ट नंबर। फाइंड लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या होता है। हिंदी में हो जाएगा प्रथम 7 क्रमागत सम संख्याओं का जो योगफल है वो 350 है। तो आपको बताना है
कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, लार्जेस्ट नंबर कौन सी होगी। तो देखिए हम अब सोल्यूशन करेंगे अपने ट्रिक से। हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। अब यहाँ पर एक बात समझिए, जैसे हम इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5th 6 और 7। आप मुझे बता सकते हैं कि सर मिड वैल्यू कौन सी है, तो आप मुझे बताएंगे सर कि मिड वैल्यू तो सर ये है, ये 4th नंबर पे जो है वही हमारा क्या है, बीच का वैल्यू है। इसी को हम एवरेज बोलते हैं, इसी को हम मिड वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अब अगर इसे फाइंड करना है तो कैसे करेंगे सर, हमारे पास 350 है सम और हम एवरेज निकालना चाह रहे हैं, तो कितनी संख्या है, 7, तो इसको डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35, तो हमारे पास 4th नंबर पता चल गई कितनी है, 50। अब कॉन्सेप्ट कहता है कि इवन नंबर हो या ऑड हो, दो नंबर इंक्रीज करती या 2 नंबर डिक्रीज करती, तो इसका नंबर हो जाएगा 52, ये 54 56 48 46 44। अब जो भी पूछेगा आप आंसर दे सकते हैं। आपसे उसने कहा सबसे बड़ी संख्या बताएं, तो 56 इज अवर आंसर, 56 हमारा उत्तर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अब देखिए भाई, हो सकता है आपके माइंड में ये आ रहा हो कि सर 5 उंगलियों में तो आपने बता दिया बड़ी आसानी की, मिडिल फिंगर होगी 3rd नंबर पे, अब 4 हों या 6 उंगलियां हो तो कैसे बताएंगे। तो देखिए अगर उसका क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ फर्स्ट 6 consecutive odd numbers is 300 find smallest number, ठीक है। हमसे कह रहा है कि प्रथम 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल है 300 और हमें क्या बताना है, सबसे छोटी संख्या। अब देखिए यहाँ पर समझिए कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे हम। यहाँ पर हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 और देन 6, ठीक है। नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हैं सर, ठीक है। अब हम ये सर नहीं बता पा रहे हैं इस क्वेश्चन में कि मिडिल में कौन सी नंबर होगी, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए सर। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये करना होगा कि आप इक्वल नंबर दोनों तरफ से छोड़ दें, 3 इधर से छोड़ दिया, 3 इधर से छोड़ दिया, तो मिड वैल्यू सर कहाँ हुई, ये हुई मिड वैल्यू, ये हुई सर आपकी मिड वैल्यू, या इसको हम बोल सकते हैं एवरेज। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे सर, देखिए हम एवरेज निकाल लें। हमारे पास है 300 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज़ ये कितना आ गया, 50। ये जो नंबर है वो हमको मिड वैल्यू की पता चल गई सर, कितनी है, 50, ठीक है। कोई समस्या नहीं यहाँ तक। अब एक कॉन्सेप्ट आप ये समझिए कि चूंकि ये केस किसका है, इवन या ऑड का है, ये केस किसका है सर, इवन या ऑड का है। तो इवन और ऑड में जो डिफरेंस चलता है वो कितने का चलता है, 2 का, और आप 3rd और 4th नंबर के बीच में खड़े हैं तो इसका हाफ कर दीजिए। तो कहने का मतलब है कि +-1 से आप आगे या पीछे जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 1 प्लस कर दें 50 में तो हमें ये नंबर पता चल जाएगी 51, या हम 1 माइनस कर दें तो हमें ये पता चल जाएगी ये 50 है। और अगर ये 51 है, 50 में 1 माइनस करेंगे, सॉरी, ये 59 हो जाएगी, 49 हो जाएगी। तो जैसे ही 51 है तो ये 53 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 55, ये 49 है तो ये कितनी हो जाएगी, 47, और ये कितनी हो जाएगी, 45। हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 45। हमारा आंसर हो जाएगा 45, ठीक है। यहाँ पर नोट में एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए इवन और ऑड का केस था तो आपने क्या किया, +-2 का हाफ किया और +-1 से आगे बढ़ सकते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आपका नेचुरल या होल नंबर का आ जाए और आप इस ट्रिक से करना चाहें तो आप ये समझिए कि उसमें जो डिफरेंस होता है वो 1 का होता है, और 1 का हाफ होता है 0.5, तो आपको +-0.5 इस मिड वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
अब देखिए हम लोग इसमें पढ़ते हैं कुछ मिक्स क्वेश्चन, एवरेज में कुछ मिक्स क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 15th स्टूडेंट, एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास सॉरी यहाँ पे एक चीज़ और बढ़ा लीजिए, एवरेज यहाँ पे आप कर लीजिए वेट, एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज़ 20 kg। ठीक है, एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज़ 20 kg इफ़ weight of teacher is included in it, then average weight increase by 1 kg, then average weight increase by 1 kg। find weight of teacher, ठीक है, ये क्वेश्चन है। हिंदी में क्वेश्चन हो जाएगा, एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों का औसत भार 20 किलोग्राम है। यदि अध्यापक के भार को इसमें सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार निकालें। ठीक है, इसको भी हम ट्रिक से भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है सर, सम का कॉन्सेप्ट है। अगर हम किसी चीज़ का सम निकालना चाहें तो हमें ये पता होना चाहिए उसके एवरेज में नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम ये निकालना चाहें कि 15 विद्यार्थी हैं और उनका औसत 20 है तो उनका सर सम कितना होगा, तो यहाँ से सम होगा सर, एवरेज है 20 और कितने विद्यार्थियों का 15, तो यहाँ से सम हो जाएगा कितना 300 kg। अब दूसरी सिचुएशन में तो फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड सिचुएशन में क्या हुआ, टीचर आ गया तो यहाँ पर वेट 1 बढ़ गया, तो 20 के बजाय वेट हो गया 21 और नंबर ऑफ पर्सन हो गए 16, क्योंकि टीचर के आने से एक वेट बढ़ गया, दैट इज़ 16। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 प्लस 1 33। तो आप मुझे बताइए, पहले वेट था 300, अब हो गया 336, इसका मतलब टीचर का वेट कितना है 36 kg। टीचर का वेट कितना है 36 kg। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ट्रिक क्या है, तो ट्रिक ये है कि आप क्रॉस में किसी को भी ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 20 + 16 36, 15 + 21 तब भी 36 आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है एवरेज वेट ऑफ 50% इन ए ग्रुप इज 60 kg if 2% leave the group and 2 new person join the group, then find। अब फाइंड करने में हमने दो कंडीशन पढ़ लेते हैं। पहली कंडीशन ये है, इफ एवरेज वेट इंक्रीज बाय ½ kg then find total weight of new students। दूसरी सिचुएशन है हमारे सामने, इफ एवरेज वेट डिक्रीज बाय ½ kg
देन फाइंड टोटल वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट। ठीक है, दो सिचुएशन है हमारे सामने। अब इसका सलूशन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हिंदी में क्या है कि 50 एक समूह में 50 व्यक्तियों का जो औसत भार है वो कितना है, 60 किलोग्राम है। यदि इसमें से 2 व्यक्ति समूह छोड़कर चले जाते हैं और 2 नए व्यक्ति समूह में क्या हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं, तो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है। पहली सिचुएशन है यदि औसत भार जो है वो 1/2 किलोग्राम बढ़ जाए तो आने वाले नए व्यक्तियों का कुल भार कितना है। और अगर दूसरी सिचुएशन है एवरेज वेट जो औसत भार है वो ½ kg कम हो जाए तो आने वाले व्यक्तियों का कुल भार कितना है। तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप ये समझिए कि आपकी क्लास में 50 विद्यार्थी हैं और उनका औसत भार कितना है, 60 किलोग्राम। अब उसमें से 2 लोग जा रहे हैं, तो जो 2 लोग जा रहे हैं वो औसत के हिसाब से ही जाएंगे भाई। तो औसत के हिसाब से 2 लोगों का वेट कितना क्लास से बाहर जाएगा, समूह से कितना ग्रुप से बाहर जाएगा, 60 × 2 120 kg। अब आने वालों ने अगर बढ़ा दिया है तो प्लस करेंगे और अगर घटा दिया तो माइनस करेंगे। बढ़ा दिया है ½ kg कितने लोगों का, 50 लोगों का, तो इतना प्लस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसे, 120 + 25 145 kg, कितना हो जाएगा, 145 kg। अगर इसकी सेकंड कंडीशन देखें हम लोग तो सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि 2 लोगों का वेट तो 60 kg है। अब इस बार क्या हुआ कि डिक्रीज हो गया, इसलिए माइनस करेंगे ½ kg के हिसाब से कितने लोगों का, 50। इसको सॉल्व करेंगे 25, तो 120 में 25 लेस हो जाएगा। तो अब आने वाले व्यक्तियों का औसत भार कितना रहा होगा, 95। इस सिचुएशन में 145 kg और इस सिचुएशन में 95 kg रहा होगा। नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लेयर मेक्स 150 रन इन हिज 25th इनिंग due to which his average run rate increased by 4 रन। ठीक है, फाइंड करना है हमें। पहला क्वेश्चन है एवरेज रन रेट बिफोर 25th इनिंग, और दूसरा क्वेश्चन है एवरेज रन रेट आफ्टर 25th इनिंग। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन हो जाएगा, एक खिलाड़ी ने अपनी 25वीं पारी में 150 रन बनाए जिससे उसके औसत रनों में 4 की वृद्धि हो गई। ठीक है, आपको निकालना पहला 25वीं पारी से पहले उसका औसत रन रेट क्या था और 25वीं पारी के बाद उसका औसत रन रेट क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी समझने वाली बात है, आपने 150 रन बनाए और 25 पारियों में 4 रन के हिसाब से बढ़ने में चले गए, तो आपका 100 रन तो ऐसे ही चला गया बढ़ने में। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए भाई, अगर हम 25th इनिंग के पहले की बात करते हैं, 25th इनिंग के बिफोर की बात करते हैं, तो 150 रन है हमारे पास और 25 पारियों में 4 के हिसाब से बढ़ाने में चले गए, तो 100 रन तो ऐसे ही खर्च हो गए। तो 150 में से 100 गए, कितना बचा, 50। तो 25th इनिंग के बिफोर जो एवरेज रन रेट था वो कितना था, 50 चल रहा था, 50 का। अब क्वेश्चन में दूसरा पार्ट पूछा है कि 25वीं पारी के बाद कितना हो जाएगा, तो 25th इनिंग के आफ्टर जो है रन रेट क्या होगा, एवरेज रन रेट,
तो आप समझिए कि अगर आपका रन रेट 50 चल रहा था और 4 बढ़ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 में 4 ऐड हो गया, तो अब औसत रन रेट कितना आपका काम करेगा, 54। कितना काम करेगा, 54। नोट कर लीजिए। तो भाई इस तरीके से हम लोगों ने एवरेज में क्वेश्चंस देखे कि हमारे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब एक टॉपिक नेक्स्ट करेंगे हम लोग, जिसका नाम है एज, आयु संबंधी प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज, आयु संबंधी प्रश्न। तो आयु संबंधी प्रश्न जब हम लोग पढ़ेंगे, एज, आयु संबंधी प्रश्न जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखिए इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राम और श्याम की आयु में 5:3 का अनुपात है। 5:3 का अनुपात है। इनकी आयु का योगफल, इनकी आयु का योगफल 5 वर्ष बाद, इनकी आयु का योगफल 5 वर्ष बाद 50 हो जाता है, 50 वर्ष हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है श्याम की वर्तमान उम्र बताएं, श्याम की वर्तमान उम्र बताएं। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन हो जाएगा, रेशियो ऑफ राम एंड श्याम एज इज 5:3, सम ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर बिकम्स 50, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। क्या कॉन्सेप्ट सर? देखो कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए आप वर्तमान में खड़े हैं, वर्तमान को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। ठीक है, अब अगर आप प्रेजेंट में खड़े हैं सर, और प्रेजेंट से आपको कहाँ जाना है, आफ्टर में, बाद में जाना है। ठीक है, एक तो ये सिचुएशन हो सकती है कि आपकी वर्तमान में उम्र दे रखी, बाद की उम्र पूछ रहा है, या एक दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि आपसे कहा जाए कि सर पूर्व में क्या होगा, बिफोर में क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात आपको समझनी होगी कि आप अपने आप को एज्यूम करें, आप अपने आप को एज्यूम करें कि आपकी मान लीजिए वर्तमान उम्र है 20 साल। अब अगर हम 5 साल पहले जाते हैं तो 20 में से 5 माइनस करेंगे, 15 ईयर, और अगर हम 5 साल बाद आपसे पूछ रहे हैं तो क्या होगा, 5 ऐड हो जाएगा, दैट इज़ 25। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम पूर्व से वर्तमान में जा रहे हैं तब प्लस करेंगे, और अगर वर्तमान से हम आफ्टर में जा रहे हैं तब भी प्लस करेंगे। लेकिन अगर हम वर्तमान से पूर्व में आ रहे हैं तो माइनस करेंगे, और अगर आफ्टर से भी हम प्रेजेंट में आ रहे हैं तब भी क्या करेंगे, माइनस। तो इस बात को आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए सर कैसे होगा। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि राम और श्याम की जो आयु में अनुपात है वो कितना है, 5:3। ठीक है, ये कब का है, कुछ नहीं दिया, तो सर जब कुछ नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं कि प्रेजेंट का दिया हुआ है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि इनकी उम्र जो है 5 वर्ष बाद कितनी हो जाती है, 50। अगर हम इस क्वेश्चन को एकदम बेसिक से ही करें तो देखिए, जब रेशियो हटाते हैं तो कहीं ना कहीं एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं। एक बार रेशियो हटाने में एक ही वेरिएबल का आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने मान लिया कि राम की हुई 5x, लेकिन 5 साल बाद जाना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कह रहा 5 साल बाद, तो 5 इसमें जोड़ दिया राम में। श्याम की हो गई 3x, और इसमें भी 5 जोड़ दिया, और ये टोटल कितनी बन गई सर, 50। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 8x, और 5 5 10 उधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 40/8, दैट इज x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो x की वैल्यू जब 5 आ गई और आपसे पूछ क्या रहा है श्याम, तो श्याम आपका कितना लेट किया, 3x, तो 3 × 5 के हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा 15 वर्ष।
श्याम की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? श्याम की वर्तमान उम्र हो जाएगी 15 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। और देखिए ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चनों में ट्रिक्स यूज नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती, लेकिन यही है कि यूपीएससी के एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा ट्रिक्स पे काम नहीं करते क्योंकि उनको जीएस पढ़ना होता है। इस वजह से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर आप कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन में हम आपको ट्रिक दिखा देते हैं कैसे सॉल्व होगी। अगर इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से करते तो ट्रिक में हमारे पास रेशियो की अप्रोच होनी चाहिए। क्या सर अप्रोच है? वैल्यू अपॉन करस्पॉन्डिंग रेशियो इनटू फाइंडिंग रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पर जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है? 50 वर्ष है, और ये वैल्यू है 5 साल बाद, और रेशियो दिया हुआ है वर्तमान का। तो दोनों एक जैसे नहीं है क्योंकि करस्पॉन्डिंग रेशियो प्रेजेंट में है और ये 5 साल बाद है। तो हम इसको वैल्यू को 5 साल पीछे जाएंगे, मतलब बाद से वर्तमान में जाएंगे, तो दो लोगों के हिसाब से 5 इसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो रेशियो है राम और श्याम का वो कितना है प्रेजेंट में? 5:3। तो यहाँ से ये हो गई प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि 50 था 5 साल बाद, और जब हम वर्तमान में गए दो लोगों को लेकर के तो 5 उसमें से क्या कर दिया? माइनस कर दिया ट्रिक के हिसाब से। और अगर हम टोटल इनका सम करें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? 8 निकालना हमको किसका? श्याम का इंटू 3। तो इस क्वेश्चन में जब हमने हेल्प किया 50 में से 10 जाएगा 40/8 इंटू 3, तो यहाँ से भी हमारा आंसर कितना आ गया? 15 वर्ष। ठीक है, तो हम ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा हुआ है ए और बी की आयु में अनुपात, ए और बी की आयु में अनुपात 5 वर्ष पूर्व 5:4 था। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का गुणनफल 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अंतर 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अंतर 9 वर्ष है। 9 वर्ष है, तो ए की 5 वर्ष बाद उम्र बताएं। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन हो जाएगा एज रेशियो ऑफ ए एंड बी बिफोर 5 ईयर इज 5:4। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर डिफरेंस ऑफ देयर एज इज 9 ईयर, फाइंड द एज ऑफ ए आफ्टर 5 ईयर। अब एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझना होगा सर, क्या कि देखिए हर चीज़ प्रैक्टिकल है। आप अपने आप को सोचिए, जैसे आप और आपका कोई मित्र, दो लोग हैं, अगर एज के सम की बात करें तो वर्तमान में मान लीजिए दो लोगों की सम है 40 ईयर, लेकिन अगर 5 साल बाद बात करें तो क्या होगा? 5 साल आप बढ़ेंगे, 5 साल आपका मित्र, तो दोनों की सम कितनी हो जाएगी? 50। लेकिन अगर हम बात करें डिफरेंस की, अगर हम कह दें कि आप और आपके मित्र के बीच में 5 वर्ष का अंतर है वर्तमान में, तो आप मुझे बताओ 5 साल बाद वो अंतर कितना होगा? 5 साल बाद कितना होगा सर? तब भी 5 ही होगा। हम आपसे पूछे 5 साल पहले अंतर कितना होगा, तो वो भी क्या होगा? 5 ही होगा। तो यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि सर जो सम होता है, सम ऑफ पर्सन जो होता है, सम ऑफ पर्सन एज, ये क्या होती है? चेंज होती रहती है, चेंज्ड। लेकिन दूसरा पॉइंट है कि डिफरेंस
ऑफ पर्सन एज, ये सर क्या रहती, ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज सेम या ऑलवेज इक्वल कांस्टेंट रहता है। किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच का आयु का योगफल तो समय के हिसाब से बदलता रहेगा, लेकिन अंतर कभी चेंज नहीं होता। आप अपने फादर को ले सकते हैं, आज जो आपके और आपके पिता में अंतर है वो 10 साल पहले भी होगा, 10 साल बाद भी होगा, ठीक है। तो ये बात समझनी ज़रूरी थी हमें। अब देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को भी ट्रिक से करना चाहते हैं तो रेशियो की ट्रिक यूज करेंगे, और हमने कई बार बताया कि रेशियो की सर ट्रिक क्या है, वैल्यू अपॉन करस्पॉन्डिंग रेशियो इनटू फाइंडिंग रेशियो, ठीक है। तो अगर हम इस ट्रिक से कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि ए और बी की आयु में कितना अनुपात है, 5:4, ठीक है, और डिफरेंस कितना है, 9। अच्छा, ये अनुपात कब है, 5 साल पूर्व, ये अनुपात कब है, 5 ईयर बिफोर। अब मुझे ये बताओ कि जो सर वैल्यू है 9 वर्ष का जो अंतर है, तो रेशियो में अंतर कितना है, 1। अब आप कहेंगे सर ये तो 10 साल बाद अंतर है, तो अभी अभी भाई बताया ना कि डिफरेंस जो है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, 10 साल बाद भी है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से इसकी वैल्यू करस्पॉन्डिंग रेशियो 5 और 4 का डिफरेंस 1। अब हमें निकालना किसका, ए का, तो सर ए का निकालना है, तो ए का जो फाइंडिंग रेशियो होगा वो कितना होगा, 5। और ऐसा करने से आपको क्या पता चल जाएगा कि 45 ईयर एज है ए की, लेकिन वो कब, 5 साल पूर्व, क्योंकि आपने किस रेशियो में रखा है, 5 साल पूर्व में। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 5 साल बाद बताओ, तो अगर आपको इसमें 5 साल बाद बताना है तो मुझे ये बताओ कि 5 साल पूर्व से 5 साल बाद आने के लिए कितने साल जोड़ेंगे सर, 10 साल जोड़ेंगे आप इसमें 10 ईयर प्लस करेंगे, और जब 45 में 10 प्लस करेंगे तो आंसर आपका कितना बनेगा, 55। तो कुछ चीज़ें अप्रोच पे भी होती हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए कि 5 साल पूर्व आ गई 45, 5 साल बाद के लिए क्या हो जाएगा, इसमें 10 ईयर ऐड होगा, क्योंकि 5 साल पूर्व से जब 5 साल बाद आप जाएंगे तो यहाँ पर जो डिफरेंस आप देख पा रहे हैं वो कितने सालों का होगा, 10 सालों का। 10 साल जोड़ करके आंसर कितना हो जाएगा, 55 साल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, माता की उम्र अपनी पुत्री की उम्र का 4 गुना है। माता की उम्र अपनी पुत्री की उम्र का कितना है भाई, 4 गुना, ठीक है। यदि पुत्री की उम्र माता से 24 वर्ष कम हो तो पुत्री की 5 वर्ष पूर्व उम्र बताएं, पुत्री की 5 वर्ष पूर्व उम्र बताएं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखते हैं इसका सलूशन कैसे होगा भाई। अब सबसे पहले तो आप ये समझिए, इंग्लिश में क्वेश्चन है, एज ऑफ मदर इज़ 4 times एज ऑफ हर डॉटर, वाइल एज ऑफ डॉटर इज़ 24 ईयर लेस देन हर मदर, फाइंड एज ऑफ डॉटर बिफोर 5 ईयर, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है। अब इसका सोल्यूशन समझिए कैसे होगा भाई। अगर हम रेशियो की बात करें मदर और डॉटर में, तो कह रहा है कि माता की उम्र पुत्री से 4 गुना, अगर पुत्री 1 होगी तो माता कितनी होगी, 4, अगर पुत्री 2 मानेंगे तो माता हो जाएगी 8। और ये कब, कुछ नहीं दिया है तो हम ये मान लेते हैं कि प्रेजेंट की बात कर रहा है, वर्तमान में ये है, वर्तमान में ये स्थिति है। अब यहाँ पर आप समझिए कि उसने कहा कि पुत्री की उम्र 24 वर्ष कम है। अच्छा, कम और ज़्यादा भी हमारे किस बात को बताता है, डिफरेंस को ही बताता है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब लेस और मोर भी होता है। अगर दो लोगों में कम और ज़्यादा दिया हुआ है तो इसका मतलब भी क्या दिया हुआ है, अंतर ही दिया हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि 24 वर्ष जो है वो इनके बीच का अंतर है, और रियल में अंतर कितना है, 3। अब हमें पुत्री की बताना है, तो डॉटर का यहाँ पर फाइंडिंग रेशियो हो जाएगा 1, ठीक। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8 वर्ष।
लेकिन ये 8 वर्ष कब आया है, क्योंकि ये रेशियो किसका है, प्रेजेंट का, तो ये 8 वर्ष पूर्ति आई वर्तमान में। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 5 साल पूर्व बताओ, तो 5 साल पूर्व बताने के लिए 5 साल इसमें माइनस करेंगे तो 3 वर्ष की पुत्री हो जाएगी। पुत्री की वर्ष उम्र कितनी हो जाएगी, 3 इयर्स की, कब, वर्तमान में। क्योंकि ये तो आपने निकाला किसके अकॉर्डिंग, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग 8 वर्ष की है, 5 साल पूर्व कितनी होगी, 3 वर्ष की हो जाएगी पुत्री। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए और बी की आयु में अनुपात 3:2 है, 3:2 है। इनकी आयु का गुणनफल 216 है, तो ए की 5 वर्ष बाद उम्र बताएं। ए की 5 साल बाद आपको क्या बतानी है, उम्र बतानी है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए भाई। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सर ए और बी की जो वर्तमान उम्र है वो 3:2 है प्रेजेंट में। अगर हम इनका गुणा करें, अगर हम इनका सर गुणा करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं ये हो जाएगा सर 3x और ये हो जाएगा 2x, और ये कितने के बराबर है, 216 के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 3 2 6 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 36। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से x² बराबर 36, x इक्वल टू रूट में 36। वैसे तो प्लस माइनस आता है लेकिन एज माइनस हो नहीं सकती, इसलिए x की वैल्यू हम क्या कंसिडर करेंगे, +6। x हमारे पास आ गया कितना है, 6, बेसिक से। ठीक है, अब अगर हम इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है ए की 5 साल बाद, तो ए वैसे कितना है, 3x है वर्तमान में, और 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 5 इसमें जोड़ देंगे तो 3 × 6 + 5, 6 3 18, 18 + 5 दैट इज़ 23 ईयर्स। कितने वर्ष का ये हो जाएगा, 23 वर्ष का हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है पिता की उम्र 5 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की उम्र का 4 गुना है। 4 गुना थी। पिता की उम्र 5 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की उम्र का कितना थी, 4 गुना। अब आगे है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 2 गुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। पुत्र की वर्तमान उम्र बताएं। पुत्र की वर्तमान उम्र बताएं। इंग्लिश में क्वेश्चन हो जाएगा एज ऑफ फादर बिफोर 5 ईयर इज़ 4 टाइम्स एज ऑफ हिज सन, आफ्टर 5 ईयर एज ऑफ फादर इज़ 2 टाइम्स एज ऑफ हिज सन, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। अब देखिए इस क्वेश्चन में 2 बार गुना हुआ है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को। सॉल्यूशन देखिए, अगर देखा जाए तो फादर और सन के बीच रिलेशन क्या है सर, 5 साल पहले का रिलेशन ये है कि अगर बेटा होगा x तो पिता कितना रहा होगा, 4x, 4 गुना हो गया। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लेते हैं और हमें जाना है कहाँ, 5 वर्ष बाद। तो देखिए ज़रा 5 वर्ष बाद अगर हम इस कॉन्सेप्ट को लें तो फादर
और सन के बीच का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, 4x है फादर और सन कितना x। अब 5 साल बाद, 5 साल पूर्व से जब 5 साल बाद जाएंगे तो 5 साल पूर्व से जब 5 साल बाद जाएंगे तो इसमें कितना ऐड होगा सर, 10 ऐड होगा। दोनों की एज कितनी कितनी बढ़ गई, 10 साल, क्योंकि 5 साल पूर्व से पिता भी 10 साल बढ़ जाएगा और बेटा भी। और ऐसा करके जो नया अनुपात बना है वो 2 गुना हो गया, मतलब इनके बीच का जो रेशियो है वो कितना है, 2:1। पिता हो गया 2 गुना किससे, पुत्र से। तो अगर पुत्र 1 है तो फादर कितना हो गया, 2। ठीक है, अब इसका सिंप्लीफिकेशन कर लें। हमने वैसे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सिंप्लीफिकेशन कई बार बताया कि एक तरफ आप क्या करते हैं वैल्यू और दूसरी तरफ कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 2x है और ये 4x है। चाहें तो आप पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अगर ट्रिक से करेंगे तो 2x और 4x का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2x आएगा। समान चीज़ें आपस में घट जाती हैं। और 2 × 10 और 1 × 10 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ से डायरेक्ट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, अगर ये स्टेप नहीं समझ में आता तो आप यहाँ पर इसका पूरा मल्टीप्लाई करके देख लेना, 2x + 20 = 4x + 10। तो यहाँ से भी जो सॉल्व करेंगे वो यही चीज़ निकल के आएगी। तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो जब x की वैल्यू 5 आ गई तो हमसे क्या पूछा है, पुत्र की वर्तमान उम्र। तो सर पुत्र की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी, पुत्र है हमारे पास x और ये है कब, 5 साल पहले। तो वर्तमान में जाने के लिए इसमें 5 और जोड़ेंगे। तो यहाँ x की वैल्यू 5 है और ये भी 5 है। तो टोटल हमारे पास पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, 10 ईयर्स। पुत्र की वर्तमान उम्र 10 ईयर्स और यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर है सर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, क्या कहा, मेरी उम्र तुम्हारे जन्म के समय, मेरी उम्र तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। पिता की वर्तमान उम्र 38 ईयर है, 38 वर्ष है। पिता की वर्तमान उम्र कितनी है, 38 ईयर्स। पुत्र की 5 वर्ष पूर्व उम्र बताएं। पुत्र की 5 वर्ष पूर्व उम्र बताएं। देखिए सॉल्यूशन, पहले इंग्लिश में समझ लीजिए। ए फादर सेड टू हिज सन, माई एज इज इक्वल टू योर प्रेजेंट एज व्हेन यू आर बॉर्न। ठीक है, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। फिर कह रहा है, इफ़ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज़ 38 देन फाइंड एज ऑफ सन बिफोर 5 ईयर। अब यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है कि पिता ने क्या कहा इस स्टेटमेंट को। तो देखिए, फादर ये कह रहे हैं सन से कि सन का जब जन्म हुआ तो जन्म होने पर बच्चे की उम्र होगी 0 और पिता की एक्स मान ली हमने x, कि पिता कितने साल का रहा होगा, x साल का। अब ये बताओ कि अगर x साल बेटा बढ़ेगा तो x साल पिता भी बढ़ेगा नेक्स्ट कंडीशन में, क्योंकि पिता कह रहा है कि तुम्हारे जन्म के समय, जन्म जब हुआ तो बेटा 0 होगा, मेरी उम्र उतनी ही थी जितनी तुम्हारी वर्तमान में है। तो अगर वर्तमान में बेटा x है तो उस समय पिता की कितनी रही होगी, x, और चूंकि बेटा x बढ़ के गया है इसलिए पिता भी x बढ़ेगा। तो यहाँ से बेटा की तो वर्तमान में x आ गई, लेकिन पिता वर्तमान में कितना हो गया, 2x, और इस 2x की वैल्यू आपको गिवन है 30x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19। लेकिन ये x क्या है, वर्तमान में है कौन, पुत्र, और पुत्र का पूछा जा रहा है आपसे 5 साल पहले, 5 ईयर बिफोर। तो जब 5 साल पूर्व अगर पूछ रहे हैं पुत्र की तो 19 में से 5 माइनस करेंगे तो पुत्र कितने वर्ष का होगा, 5 साल पहले 14 वर्ष का।
नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्योंकि एज के जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं रीजनिंग में भी ये चैप्टर है, ठीक है, इसलिए इस तरीके के लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं। एक और लॉजिकल क्वेश्चन देखते हैं। गीता के जन्म के समय उसके पिता की उम्र गीता के जन्म के समय उसके पिता की उम्र गीता के जन्म के समय उसके पिता की उम्र 32 वर्ष है, जबकि उससे 4 वर्ष छोटे भाई के जन्म के समय उसकी का मतलब किसके बारे में बात हो रही है? गीता के बारे में। उसकी माता की उम्र 30 वर्ष है। कितनी है? 30 वर्ष। उससे 4 वर्ष छोटे भाई के जन्म के समय उसकी माता की उम्र 30 वर्ष है। तो गीता के माता पिता की आयु में कितने वर्ष का अंतर है? कितने वर्ष का अंतर है? ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ पर एक बात समझिए, गीता के जन्म के समय उसके पिता की उम्र है 32 वर्ष। अब यहाँ पर या तो इस क्वेश्चन को तभी सॉल्व किया जा सकता है, अंतर आपको पता है कि अंतर डिफरेंस एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। तो हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम उसके जन्म के समय, गीता के जन्म के समय उसके माता और पिता दोनों की एज देख लें और उनका डिफरेंस देख लें, या फिर हम उसके भाई के जन्म के समय हम दोनों को देख लें, तब भी आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए गीता के रिस्पेक्ट में बात करें तो गीता के जन्म पर क्या हुआ, उसके जो फादर हैं उनकी एज तो 32 है, कोई दिक्कत नहीं। मदर के बारे में समझिए, ये मदर का जो एज है वो कितना है? 30 है। लेकिन 30 कब है? जब उससे 4 वर्ष छोटा भाई। अब आप समझिए, अगर भाई आपसे 4 वर्ष छोटा है तो आपके जन्म लेने के 4 साल बाद आया। कहने का मतलब ये है कि माता की उम्र में आपके लिए 4 क्या हो जाएगा? माइनस। तो आपके जन्म के समय जो माता की उम्र रही होगी वो कितनी रही होगी? 26। गीता के जन्म के समय जो माता रही होंगी वो कितनी रही होंगी? 26। क्यों? क्योंकि 4 वर्ष छोटे भाई के जन्म के समय माता की उम्र कितनी है? 30 वर्ष। और जबकि गीता के जन्म के समय कितनी रही होगी? 30 में से 4 माइनस कर दिए, दैट इज़ कितना हो जाएगा? 26। अब यहाँ पर मुझे बताओ कि इन दोनों की आयु में क्या डिफरेंस है, माता और पिता में। पिता है 32 किस समय? गीता के जन्म के समय। माता है उस समय 26 वर्ष की। तो इनके बीच में जो अंतर है वो कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 6 वर्ष का अंतर होगा। नोट कर लीजिए भाई। तो इस तरीके के लॉजिकल सवाल भी हमारे बनते हैं जो हम लोगों ने देखे, ठीक है। तो एज से रिलेटेड भी हम लोगों ने क्वेश्चन आज डिस्कस किए। हम लोगों ने एवरेज पढ़ा, फिर एज से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करें, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।